चलिए अब अगले पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं। अब रोटर में आ जाइए, टॉपिक दे दीजिए रोटर। टॉपिक दे दीजिए रोटर। रोटर में लिख लीजिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर्स। employed mainly in the three-phase induction motors. In the three-phase induction motors. इसके बाद कोलन देके डैश दे दीजिए, इस तरह से कोलन देके डैश दे दीजिए और नीचे लिख लीजिए दोनों टाइप के रोटर का नाम। पहला लिख लीजिए स्क्वायरल केज रोटर्स, पहला लिख लीजिए स्क्वायरल केज रोटर्स। दूसरा फेज वाउंड रोटर्स, दूसरा फेज वाउंड रोटर्स। अब देखो होता है उसका नाम कितना सारा है। जो फेज वाउंड रोटर है ना, दो टाइप का रोटर पहले भी आपको बता चुके हैं। पहला स्क्वायरल केज, और उसी के बेसिस पे हम लोग जब इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन करते थे, जब एसी मोटर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे, जब सबसे स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था आपको एसी मोटर्स का क्लासिफिकेशन, और एसी मोटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो वहां हमने देखा था इंडक्शन मोटर का दो टाइप हम लोग लिखते थे। कौन सा दो टाइप था इंडक्शन मोटर का? वहां पे इंडक्शन मोटर का दो ही टाइप हम लोग लिखते थे। कौन सा दो टाइप था? स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यानी वो जो दोनों टाइप था ना, वो इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन सिर्फ उसके रोटर के टाइप की वजह से उस इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन होता था। यानी जिस इंडक्शन मोटर के अंदर स्क्वायरल केज रोटर है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो गया, और जिस इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग रोटर है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गया। तो पहला रोटर कौन सा है? स्क्वायरल केज है। और दूसरे वाले का बहुत सारा नाम है। दूसरे वाले को हम लोग स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं, स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। इसी को हम लोग अगर इसका नाम देखें तो इसको हम लोग वाउंड रोटर भी कहते हैं। इसी को हम लोग फेज वाउंड रोटर भी कहते हैं। इसी को हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर। ठीक है, तो दूसरे वाले का इतना सारा नाम है। तो लिख लीजिए पहला टाइप कौन सा था? तो पहला टाइप आपका स्लिप रिंग पहला टाइप आपका स्क्वायरल केज रोटर था, और दूसरा आपका फेज वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो पहले आ जाइए स्क्वायरल केज रोटर पे। और आज से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 90% ऑफ द इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर ही हम लोग यूज करते हैं। उसका अपना बहुत सारा फायदा है, और सबसे बड़ा फायदा है इसका रोबस्ट होना, यानी ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होना, बहुत ज्यादा मजबूत होना। तो इसके वजह से इंडक्शन मोटर 90% ऑफ द इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज ही यूज होता है, स्क्वायरल केज रोटर ही यूज होता है। इसी पॉइंट को लिख लीजिए, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडक्शन मोटर, almost 90% of the induction motor are squirrel cage type. कॉमा दे दीजिए। और क्यों होता है ऐसा? तो लिख लीजिए because this type of rotor has the simplest
हैज द सिंपलेस्ट, कॉमा देख के लिखिए, एक्सट्रीमली रग्ड, एक्सट्रीमली रग्ड, RUGGED, रग्ड, कॉमा देके रोबोस्ट, रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन, and is almost indestructible, is almost indestructible and unbreakable. ठीक है, अब अगले पॉइंट में आ जाइए, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ रोटर कंसिस्ट ऑफ cylindrical laminated core, cylindrical laminated core with parallel slots for carrying the rotor conductors. फिर से बोल देते हैं, this type of rotor consists of a cylindrical laminated core, a cylindrical laminated core with parallel slots for carrying the rotor conductors. For carrying rotor conductors. तो देखो इस टाइप का इसके रोटर का कोर बना रहता है, सबसे पहले कोर बना रहेगा, कोर पे क्या है, अब जाहिर है कोर है तो इसमें स्लॉट्स कटा रहेगा कंडक्टर को रखने के लिए, लेकिन स्क्वायरल केज में नॉर्मल वायरिंग, नॉर्मल वायर्स को हम लोग कंडक्टर में नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, तो मेटल बार्स को हम लोग रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। स्क्वायरल केज के केस में दिमाग में बैठा लीजिए, हम लोग नॉर्मल वायर्स को नहीं रखते हैं, ठीक मेटल बार्स को रखते हैं, मेटल रॉड्स को रखते हैं, और उन रॉड्स को इन स्लॉट में हम लोग डालते हैं। कभी कभी सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स रहा तो एक साइड से जगह है, इंसर्ट करके इस तरह से बार को हम लोग डाल देते हैं। यानी ये जो स्लॉट बना हुआ दिख रहा है ना, ये सब जो स्लॉट बना हुआ दिख रहा है, ये सब जो स्लॉट बना दिख रहा है, ये ज्यादातर केस में सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स रहता है। तो ज्यादातर केस में सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स रहता है, सेमी इनक्लोज्ड स्लॉट्स रहता है। यानी स्लॉट्स किस तरह का होगा, तो स्लॉट्स का जो होल होगा ना, स्लॉट्स का जो होल होगा वो आपके सिलेंडर में कुछ इस तरह से होगा। यानी अगर हम लोग गौर से अगर देखें तो इस तरह से स्लॉट्स है, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर खुला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम डायमीटर जो है, मैक्सिमम डायमीटर ये पोर्शन केवल खुला हुआ है, ये जो ब्लैक पोर्शन है यही सिर्फ खुला हुआ है और बाकी क्लोज्ड है। इसी में जाके कंडक्टर रॉड को हम लोग एक साइड से डाल देते हैं, कंडक्टर रॉड को एक साइड से हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सेमी क्लोज स्लॉट्स में
कंडक्टर रॉड्स को हम लोग इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहां से ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहां से हम लोग इंसर्ट कर देते हैं रॉड्स को, मेटल रॉड्स को। और मेटल रॉड एक बार इंसर्ट हो गया तो फिर जब सबको हमने लगा दिया उन स्लॉट्स में, तो एक इंड रिंग, दिस इज योर इंड रिंग, इंड रिंग इधर और इंड रिंग इधर, दोनों साइड इंड रिंग लगा के हम लोग कनेक्शन फिक्स कर देते हैं। या तो इसको बोल्ट लगा के कसते हैं, या तो इसको कहीं कहीं सोल्डरिंग करके लगाया जाता है, या कहीं कहीं ब्रेजन करके लगाया जाता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करके लगाया जाता है। मतलब है कि वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो मेटल बार्स यूज करते हैं, बस ध्यान रखना है कि यहाँ नॉर्मल वायर्स नहीं यूज करते हैं, मेटल रॉड्स और मेटल बार्स यूज करते हैं। उनको इन स्लॉट्स में, ज्यादातर सेमी इनक्लोज स्लॉट्स रहता है, सेमी क्लोज स्लॉट्स में डाल देते हैं, एक साइड से इंसर्ट कर देते हैं। सारा मेटल कंडक्टर को हमने लगा दिया तो एक टाइट फिक्स थिक मेटल रिंग, टाइट फिक्स थिक मेटल रिंग को ज्यादातर केस में या तो बोल्ट से टाइटली कस के या इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करके हम लोग कनेक्शन करके इस तरह कंप्लीट कर देते हैं। तो इंड रिंग लगाने से दोनों साइड रिंग लगा के हमने कंडक्टर्स को जोड़ दिया, इस साइड भी रिंग लगा के हमने कंडक्टर्स को जोड़ दिया, इस साइड भी रिंग लगा के हमने कंडक्टर को जोड़ दिया, तो अपने आप ये पूरा मैकेनिज्म शॉर्ट सर्किटेड हो गया। क्योंकि कंडक्टर रिंग में, इंड रिंग में, ये इंड रिंग जो है, इस इंड रिंग ने इस साइड और इस साइड लग के इस सारे कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस सारे कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। और हमें वो चाहिए भी शॉर्ट सर्किटेड स्ट्रक्चर, हमें वो चाहिए भी शॉर्ट सर्किटेड स्ट्रक्चर। तो इस तरह करके हम लोग डिजाइन करते हैं कि आपका रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड रहे, ठीक है। और इन स्लॉट्स को, ये सब तो पैरेलल है क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर है, ये डिस्टेंस हर जगह बराबर है, लेकिन इसको हमने स्ट्रेट नहीं रखा है, इसको जानबूझ के हमने स्क्यूड रखा है। आगे चल के बताएंगे इसका अपना फायदा है। इसका फायदा है कि ये हमें मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग से बचाता है, पहली चीज। दूसरा, मैग्नेटिक हमिंग साउंड जो होता है, मैग्नेटिक हम क्रिएट होता है, बताएंगे ये भी क्यों क्रिएट होता है, ये भी बताएंगे। तो मैग्नेटिक हम साउंड जो होता है उसको रिड्यूस करता है। तो जानबूझ के हम लोग रिंग में स्ट्रेट नहीं रखते हैं, यानी हम लोग के हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते थे, हम लोग ऐसा भी सोच सकते थे कि ये ओके। तो हम लोग यहाँ ऐसा भी सोच सकते थे कि इसमें कंडक्टर को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखें, कंडक्टर्स को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रखें। लेकिन जानबूझ के स्ट्रेट नहीं रख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्क्यू रखते हैं, यानी तिरछा रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्क्यू रखते हैं, यानी कैसे रखते हैं, तो इस तरह से तिरछा रखते हैं। पैरेलल ही होगा, सबके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन स्क्यूड होगा। और आगे चल के आपको बताएंगे कि स्क्यूड रखने का कारण क्या होता है। तो पहला,
मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग से बचाना। कभी कभी होता क्या है कि रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का टिप एक दूसरे के सामने आ जाता है और डायरेक्ट मैग्नेटिक अट्रैक्शन सबसे पावरफुल होता है। तो डायरेक्ट मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण कभी कभी रोटर और स्टेटर इंटरलॉक हो जाता है। उससे बचने के लिए हम लोग ये स्क्यूइंग करते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक हमिंग साउंड जो क्रिएट होता है, मैग्नेटिक हम, उसको हम रिड्यूस करते हैं। 2 एम नहीं, एक ही एम होगा। मैग्नेटिक हम में HUM ही सिर्फ हम लोग लिखते हैं। तो ये मैग्नेटिक हमिंग साउंड जो है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए देखेंगे हम लोग कैसे उसको रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आपका रोटर डिजाइन होता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। एक ही पॉइंट लिखा है ना स्क्वायरल केज रोटर में? स्क्वायरल केज रोटर में भी एक ही पॉइंट लिखा है ना? 2 पॉइंट लिखा है लास्ट में, कैरिंग रोटर कंडक्टर्स के बारे में। 2 पॉइंट लिखाए हैं। बाद वाला पॉइंट कौन सा है बोलो तो? सर, दिस टाइप ऑफ रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड ट्यूब विद पैरेलल स्लॉट्स फॉर कैरिंग रोटर। ओके ओके, चलिए थर्ड पॉइंट में आ जाइए। थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए, इन स्क्वायरल केज रोटर, इन स्क्वायरल केज रोटर। और हाँ, एक चीज ध्यान में आ रहा है जो पहले आप लोगों को समझाए थे कि इसका नाम स्क्वायरल केज क्यों है? ध्यान में आ रहा है? आप लोगों को जो पहले समझाए थे कि इसका नाम स्क्वायरल केज क्यों है, बताइए। यस सर। तो यहां से कुछ पता चल रहा है उसमें जो बताए थे आपको? यस सर, एक बिजली की तरह लग रहा है। दिख रहा है पीरियड की तरह? कहां दिख रहा है बताइए? सेंटर ऐसा पूरा क्लोज है ना सर, जब तक रॉड इसमें प्लेस नहीं है। देखो वहां क्या था, इसके पहले जो इमेज था वो कोर के साथ था, वो आपका रोटर कोर के साथ था। अगर सिर्फ कंडक्टर को देखें, कोर को नहीं देखें, सिर्फ कंडक्टर को देखें, तो क्या बताए थे आपको? रॉड्स रहेगा, ये सब आपका रॉड है, रॉड्स रहेगा, ये रॉड है, ये रॉड है। और रॉड को क्या किया हम लोग? एंड में रिंग लगा दिए, थिक मेटल रिंग, इसको बोल्ट से कस दिए हैं। थिक मेटल रिंग, इसको बोल्ट से कस दिए हैं। तो सिर्फ रोटर कंडक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो देखो किसकी तरह दिखता है? पिछड़ा की तरह दिख रहा है, पिछड़ा की तरह दिख रहा है। इसीलिए इसका नाम स्क्वायरल केज रोटर इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ऐसा इंडक्शन मोटर जिसके अंदर स्क्वायरल केज रोटर हो। तो चलिए थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। इन स्क्वायरल केज रोटर, कॉमा दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए द कंडक्टर यूज्ड ऑन द रोटर। और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट भी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट थीम यही है स्क्वायरल केज रोटर का। लिख लीजिए, इन स्क्वायरल केज रोटर, कॉमा देके, द कंडक्टर यूज्ड ऑन द रोटर आर नॉट वायर्स। द कंडक्टर यूज्ड ऑन द रोटर आर नॉट वायर्स। वायर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा आगे लिख लीजिए, बट consist of heavy bars, consist of heavy bars, ओब्लिक करके लिख लीजिए रॉड्स। यहां बार या रॉड को हम लोग लगाते हैं, हेवी बार्स और रॉड्स ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉमा देके कॉपर, कॉमा देके एल्यूमिनियम, और सेवरल एलॉयज, और सेवरल एलॉयज। तो ये हो गया स्क्वायरल केज रोटर जो है, वह कंडक्टर जो होता है वो नॉर्मल वायर्स ना होके क्या होता है? मेटल रॉड्स होता है। ठीक है, और किस चीज का बना होता है? तो कॉपर का या एल्युमिनियम का या एलॉयज का बना हुआ होता है। ठीक है, हेवी बार्स और रॉड्स को हम लोग यूज करते हैं। आगे लिखिए अगले पॉइंट में, इंप्लाइज का साइन देखिए, अगले पॉइंट में लिखिए one bar is placed in each slot. One bar is placed in each slot. ठीक है,
उसके बाद वाले पॉइंट में आ जाइए, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। इसमें लिखिए द रोटर बार्स आर ब्रेस्ड, रोटर बार्स आर ब्रेस्ड, BRAZED। ब्रेजिंग एक टेक्निकल टर्म है जिससे किसी चीज को हम लोग, किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टाइटली प्लेस करते हैं, ठीक है। तो आर ब्रेस्ड, BRAZED, ठीक है, आर ब्रेस्ड, कॉमा देके आगे लिखिए इलेक्ट्रिकली वेल्डेड, इलेक्ट्रिकली वेल्डेड और बोल्टेड, इलेक्ट्रिकली वेल्डेड और बोल्टेड, वेल्डिंग से बना वेल्डेड और बोल्ट लगाने से बना बोल्टेड, ठीक है। तो या तो हम लोग इसको ब्रेजिंग करके जोड़ देते हैं बार्स को एंड रिंग से, या इलेक्ट्रिकली वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं एंड रिंग से, या बोल्ट लगा के जोड़ देते हैं एंड रिंग से, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे लिख लीजिए इलेक्ट्रिकली वेल्डेड और बोल्टेड टू, TO वाला टू, उसके बाद फिर TW वाला टू, इलेक्ट्रिकली बोल्टेड टू, यानी पहले TO वाला टू, उसके बाद TWO वाला टू, इलेक्ट्रिकली वेल्डेड टू हेवी एंड स्टाउट शॉर्ट सर्किटिंग इंड रिंग्स, इलेक्ट्रिकली वेल्डेड टू electrically welded to heavy stout का मतलब होता है बहुत मजबूत, टफ, स्टाउट का मतलब होता है टफ या बहुत मजबूत, टू हेवी स्टाउट शॉर्ट सर्किटिंग इंड रिंग्स, स्टाउट शॉर्ट सर्किटिंग इंड रिंग्स, ठीक है। वेल्डेड टू हेवी स्टाउट शॉर्ट सर्किटिंग इंड रिंग्स, यानी करते क्या है, सबसे पहले ये आपका रोटर कोर था, रोटर कोर में स्लॉट्स कटा हुआ है, स्लॉट्स किस तरह का है, तो सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स में जाहिर है सेमी क्लोज्ड है तो ऊपर से हम लोग बार को नहीं डाल सकते हैं, ओपन रहेगा तभी ऊपर से हम लोग बार को डाल सकते हैं। जिस तरह डीसी मशीन के रोटर में क्या होता था, ओपन स्लॉट्स रहता था, ठीक है, हमने देखा था डीसी मशीन के रोटर में, तो डीसी मशीन के रोटर में इस तरह से ओपन स्लॉट रहता था, इस ओपन स्लॉट में ऊपर से ले जाके इस तरह कंडक्टर को हम लोग रख सकते थे, ऊपर से ले जाके इस तरह कंडक्टर को हम लोग रख देते, ये जो रेड कलर का कंडक्टर है इसको ऊपर से ले जाके, लेकिन यहाँ चूंकि सेमी क्लोज्ड है इसलिए ऊपर से कंडक्टर को नहीं डाला जा सकता है, साइड से इंसर्ट करना पड़ता है कंडक्टर को, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले आपका रोटर है, रोटर का कोर बना हुआ है, कोर में स्लॉट्स बना हुआ है, उन स्लॉट्स में कंडक्टर को, उन सेमी क्लोज स्लॉट्स में कंडक्टर को हम लोग एक साइड से इंसर्ट करके लगाते हैं, सारे कंडक्टर्स को हमने लगा दिया, तब दो हेवी स्टाउट शॉर्ट सर्किटिंग इंड रिंग्स को लेंगे जो थिक मेटल का बना हुआ रहेगा, उसको ले जाके उन कंडक्टर के साथ या तो इलेक्ट्रिकली वेल्ड कर देंगे या ब्रेज कर देंगे या बोल्ट कर देंगे या बोल्टिंग कर देंगे, यानी बोल्ट लगा के कस देंगे, ठीक है। इस तरह करके इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं रोटर के स्ट्रक्चर को। आगे लिख लीजिए अगले पॉइंट में, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अब ये इंड रिंग क्यों लगाया हमने, ये थिक मेटालिक इंड रिंग क्यों लगाया हमने,
यस, शॉर्ट सर्किट करने के लिए, क्योंकि रोटर को हमें शॉर्ट सर्किटेड रखना है, तभी जाके हम लोग लेंज लॉ का फायदा उठा के इस रोटर को रोटेट करवा पाते हैं और तभी आपका इंडक्शन मोटर की तरह चल पाता है। ठीक है, इसी पॉइंट को अब लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके, आईएमपी करके लिख लीजिए। द रोटर बार्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड, द रोटर बार्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड, the rotor bars are permanently short circuited on themselves, themselves का plural themselves, on themselves with the end rings, with the end rings, and hence आगे लिख लीजिए, and hence it is not possible to add any external resistance, and hence it is not possible to add any external resistance in the rotor circuit, in the rotor circuit for starting purpose, for starting purpose। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे करते क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो आपका स्क्वायरल केज रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर को इस तरह से स्लॉट्स में आर्मेचर कोर जो है या रोटर कोर जो है, रोटर कोर के स्लॉट्स में इस तरह से बार्स को हम लोग रखते हैं, मेटल बार्स को, हेवी मेटल बार्स को या रॉड्स को, उन रॉड्स को रख के इंड रिंग लगा के परमानेंटली हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। और इंड रिंग्स को कैसे लगाते हैं, तो बहुत टाइटली फिक्स करते हैं, या तो ब्रेजन करके या इलेक्ट्रिकली वेल्ड करके या बोल्ट्स लगा के बोल्टिंग करके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एकदम फिक्स हो गया, एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर बन गया। तो सोचो अगर रोटर में रेजिस्टेंस आपको ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे, जब स्ट्रक्चर एकदम फिक्स हो गया। वायर रहता तो हम लोग स्लिप रिंग निकाल के आगे कनेक्शन करके हम लोग ऐड कर सकते थे रेजिस्टेंस को, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर परमानेंटली फिक्स हो गया। जैसे इसके पहले जो आपको दिखाए थे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ क्या है, ये बिना कोर का है। ठीक है, सिर्फ यहाँ कंडक्टर से यानी सिर्फ मेटल बार्स है और इंड रिंग है। तो यहाँ क्या है, इन मेटल बार्स को, इन रॉड्स को हमने हेवी स्टाउट स्ट्रिंग शॉर्ट सर्किटेड इंड रिंग से हमने कनेक्शन करके इसको फिक्स कर दिया। और कनेक्शन भी ऐसा कि एकदम हेवी कनेक्शंस वेल्डिंग करके, टाइट कनेक्शन वेल्डिंग करके, बोल्टिंग करके या ब्रेजिंग करके। अब नतीजा है कि इसमें अब कहीं भी अगर हम लोग चाहें कि रेजिस्टेंस लगा सकें एडिशनल रेजिस्टेंस, तो कहीं जगह नहीं है इस स्ट्रक्चर में एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करने का। तो होता क्या है कि नॉर्मल ऑपरेशन में आपको पहले लिखाए थे कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क कैसा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क पिछले क्लासेस में आपको बताए थे। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, हाँ बोलो खुशी, कहाँ हाई बताए थे, पहले क्लास में बताए थे, ध्यान दो। जब कंपेयर किए थे डीसी शंट मोटर से, डीसी शंट मोटर से कंपेयर करके बताए थे। देखो कॉपी में, देखो कॉपी में पॉइंट्स देख के बताइए पिछले क्लासेस में किसके कंपेयर में। यस, डीसी शंट और इंफीरियर होता है यानी कम होता है। और जाहिर है अच्छा मोटर कौन होगा, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो। तो आगे चल के जब हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे ना, आगे चल के जब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे तो टॉर्क के इक्वेशन में हम लोग देखेंगे चाहे स्टार्टिंग टॉर्क हो या रनिंग टॉर्क हो, दोनों टॉर्क
आपके रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, आगे चल के टॉर्क का इक्वेशन हम लोग इंडक्शन मोटर के केस में टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो हम लोग देखेंगे चाहे स्टार्टिंग टॉर्क हो चाहे रनिंग टॉर्क हो, दोनों रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपके लिए अच्छा मोटर वही होगा जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाईयर हो, लेकिन इसका स्टार्टिंग टॉर्क इंफीरियर होता है, यहां तक कि डीसी शंट मोटर से भी कम होता है। तो इसको अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए हमें जरूरत होगी क्या कि कहीं ना कहीं से हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा दें। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन होता है, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा के स्टार्टिंग टॉर्क तो हम लोग बढ़ा देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से आगे चल के इस रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस आपका ज्यादा होने लगेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, सब लोग बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहला चीज कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंफीरियर होता है, यानी ज्यादा नहीं होता है। अगर तुलना करें तो डीसी शंट मोटर से भी कम होता है। अब है क्या कि सबसे अच्छा डीसी मोटर या सबसे अच्छा कोई भी मोटर, डीसी ही नहीं, सबसे अच्छा मोटर वही होगा जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाईयर हो। तो हम लोग जब इक्वेशन डिराइव करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टॉर्क का इक्वेशन रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आपको अच्छा मोटर बनाना है, अच्छे से उससे काम कराना है, तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क हाईयर रखना होगा। तो एक तरीका है स्टार्टिंग टॉर्क हाईयर रखने के लिए कि रोटर रेजिस्टेंस को हम बढ़ा दें। लेकिन इससे होगा क्या ना कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जब नॉर्मल रनिंग कंडीशन में चले जाएंगे ना, तो ये रेजिस्टेंस जो बढ़ गया, ये बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस बाद में ज्यादा I2R लॉस कराने लगता है, और आगे चल के देखेंगे पावर फैक्टर पर भी इसका असर पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से तरीका क्या होता, अगर हम लोग ऐसा कर पाते कि स्टार्टिंग के समय ये रेजिस्टेंस को ऐड कर देते रोटर में, और रनिंग कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को हटा लेते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो होता क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं अपने आसपास के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, अपने सीखी हुई चीजों का जितना बेहतर ढंग से हम अपने बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके, यही इंजीनियरिंग है। तो इसमें क्या है, दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी। मतलब क्या है, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि रोटर के रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग के समय हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दें, मींस आपका रोटर का रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड कर दें और इसको हम बढ़ा दें, और बाद में रनिंग कंडीशन जब हो जाए, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, आपके नॉर्मल रेटेड स्पीड पर जब ये रन करने लगे, तब ये बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस लॉस क्रिएट करेगा। तो उस समय ऐसा प्रोविजन हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाए थे स्टार्टिंग के समय, इसको डिस्कनेक्ट कर दें। ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो अगला वाला हम लोग रोटर देखेंगे उसमें, यानी वाउंड रोटर में, स्लिप रिंग रोटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ इस स्ट्रक्चर के चलते ऐसा नहीं कर पाते हैं हम लोग स्क्वायरल केज में। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिक्स हो गया, और इस फिक्स स्ट्रक्चर में कहीं से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने का जगह ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें कहां कोई रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई लीड नहीं है, कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि इसमें रेजिस्टेंस को ऐड कर सकें। ठीक है, तो ये फिक्स स्ट्रक्चर की वजह से इसमें हम लोग रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आगे जो दूसरा वाला टाइप पढ़ाएंगे, जो स्लिप रिंग रोटर होगा, जिसको हम लोग वाउंड रोटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फेज वाउंड रोटर भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसीलिए बोलते हैं कि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां नॉर्मल वायरिंग यूज होती है, यहाँ नॉर्मल वायरिंग नहीं, यहाँ मेटल बार्स, मेटल रॉड्स यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर?